हेलो स्टूडेंट। तो कल मैंने आपको आवर्त सारणी के बारे में बताया कि आवर्त सारणी कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में बताया और ये भी बताया कि ये किस और कौन सा ब्लॉक है और क्या है। ये आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में जो ब्लॉक थे वो एस ब्लॉक थे और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उनके बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। यानी एस ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं। और इस वीडियो में हम उनके तत्वों के प्रतीक चिन्ह और अक्षीगढ़ संख्या और संयुक्ता के बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं। तो मैंने बताया था आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी के बाईं ओर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक। आवर्त सारणी के बाईं ओर जो दो ग्रुप होते हैं या ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। और आवर्त सारणी के दाईं ओर जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। उन्हें हम डी ब्लॉक के पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के मध्य में ये 10 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। इन्हें हम डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी के नीचे देखा हुआ, आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज खाने होते हैं, इसे हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। ठीक है। और इन ब्लॉकों में ही जो तत्व उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम एस ब्लॉक के तत्व, इस ब्लॉक में जो तत्व होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम एस ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। पी ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित होंगे उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। और डी ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित होंगे उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। एंड एफ ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित होंगे उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब बात आती है एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। ठीक है। एस ब्लॉक के तत्व उन्हें कहते हैं वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ब्लॉक में प्रवेश करता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करेगा उन्हें हम एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। और वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ठीक है। और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व। और वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। अब देख लेते हैं कि एस ब्लॉक में कितने उपवर्ग होते हैं। जैसे मैंने कल बताया, एस ब्लॉक में वर्ग तो हमारे दो होते हैं, 1, 2। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ जो डी ब्लॉक होता है इसमें भी हमारे 10 होते हैं, 3 से लेके 12 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। और इसमें 6 होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। तो कुल वर्ग जो होते हैं आवर्त सारणी में 18 होते हैं। कुल वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब बात आती है वर्ग जो वर्ग होते हैं वो ऊर्ध्वाधर खाने। वर्ग किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर खाने। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं उसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर खाने इस टाइप के होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हम वर्ग बोलेंगे। अब बात आती है वर्ग का होता है उपवर्ग। सब ग्रुप भी होते हैं इनके क्या होते हैं, सब ग्रुप भी होते हैं। सब ग्रुप जो पहले जब आवर्त सारणी बनाई गई थी तो उन्हें उपवर्गों के आधार पर डिवाइड किया गया था। तो हमने एस ब्लॉक के जो 2 वर्ग हैं उन्हें हम पहले वाले को हम फर्स्ट ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए। एस ब्लॉक के पहले वर्ग को हम फर्स्ट ए उपवर्ग बोलते हैं और दूसरे वाले को सेकंड ए उपवर्ग। तो एस ब्लॉक के तत्व थे उन्हें फर्स्ट ए से सेकंड ए में रखा गया था। और पी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे हम थर्ड ए बोलते थे। थर्ड ए, ये क्या है, फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, और ये सिक्स्थ ए, और ये सेवेंथ ए, और ये शून्य। ये कौन सा है, शून्य वर्ग है। ठीक है। और पहला उपवर्ग तो ये हो गया ए वाला, और दूसरा उपवर्ग होता है ए सब ग्रुप हो गया, और दूसरा बी। तो यहाँ जब डी ब्लॉक के जो तत्व थे वो थर्ड बी से लेके 7th बी तथा 8वें वर्ग में रखे गए। यहाँ से थर्ड बी, जैसे यहाँ फर्स्ट बी इधर हो गया, ये फर्स्ट बी
और ये सेकंड बी, और यहाँ थर्ड बी, ये फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये 8, 9, 10, जो 8, 9, 10 वर्ग थे उन्हें पूरा 8वां वर्ग में रखा गया। 8वें वर्ग, इन्हें 8वें वर्ग में 8th बी में रखा गया। अब बात सिंपल है, जैसे देखा जो वर्ग होते हैं, कुल वर्ग हमारे 18 थे, ठीक है, कुल वर्ग 18 हैं। अब इनके उपवर्ग पूछे जाएं, उपवर्ग में देखा जाए तो एस ब्लॉक में जो उपवर्ग हैं, एस ब्लॉक के तत्वों को फर्स्ट ए से सेकंड ए उपवर्ग में रखा गया है, और पी ब्लॉक के तत्वों को थर्ड ए से सेवेंथ ए और शून्य वर्ग में रखा गया है, और डी ब्लॉक के तत्वों को थर्ड बी से सेवेंथ बी तथा 8th बी तक रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे याद रखें। सीधी ये देखो फर्स्ट बी है, फर्स्ट ये पहला उपवर्ग है, इसे फर्स्ट ए कर लो, ये दूसरा उपवर्ग है, इसे सेकंड ए। ऐसे इधर पी ब्लॉक के भी ए वाले सब सेल हैं, तो ये थर्ड ए हो गया, ये फोर्थ ए हो गया 4 के लिए, और ये फिफ्थ के लिए फिफ्थ ए हो गया, और ये सिक्स्थ है तो सिक्स्थ ए, सेवन्थ है सेवन्थ ए, वो 0 हो गया, ठीक है। अब ये वाले याद करने हैं डी ब्लॉक के लिए, मैंने यहाँ को फर्स्ट भी दिया याद करने के लिए। ये देखो ये फर्स्ट, ये पहला है तो इस वजह से इसको फर्स्ट भी बोल दिया, ये सेकंड है तो इसके लिए सेकंड भी, ठीक है। और ये तीसरे नंबर पर नंबर आ रहा है इसका वर्ग का, तो इसे थर्ड भी, ये चौथे पर फोर्थ भी, और फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी। और ये ध्यान रखो 8, 9, 10 जो होते हैं वो हमारे 8वें वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एस ब्लॉक के बारे में हमने देख लिया। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें हम 2 उपवर्गों में रखा गया है। अब देख लेते हैं एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। अभी मैं पूरी आवर्त सारी एस ब्लॉक के लिए भरूंगा, फिर पी ब्लॉक के लिए, फिर डी ब्लॉक के लिए और एफ ब्लॉक के लिए। उसके बाद देखेंगे इनकी कैसे याद करते हैं, इनकी ट्रिक क्या है, क्या इनके प्रत्येक चिन्ह कौन से तत्व का है, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब पी ब्लॉक के देख ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने एस ब्लॉक के तत्व को फिल कर लिया, पी ब्लॉक के तत्वों को फिल कर लिया। अब हम डी ब्लॉक के तत्वों को फिल करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, बस मैं अभी भर के दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कैसे हम फिल करते हैं, इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। रोगिए से तो देखो एस ब्लॉक के तत्व भी फिल कर लिए और पी ब्लॉक के तत्व भी फिल कर लिए, और हमने देख लिए डी ब्लॉक के तत्व कैसे फिल किए हैं, ये देख लिए, और हमने एफ ब्लॉक के तत्व भी फिल कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक के तत्व ये हमारे प्रतीक चिन्ह है। अब ये देखते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, कैसे हम डिवाइड करेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है क्या नहीं है, संयोजकता क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हाइड्रोजन है और ये फर्स्ट जैसा ये पहला परिवार है हाइड्रोजन परिवार बोलेंगे,
परिवार हम कैसे नाम दे देते हैं, किसी मुखिया होता है, किसी परिवार का एक सदस्य होता है, उसी के नाम पर हम उसको नाम देते हैं। जैसे इस वाले वर्ग में, इस वाले समूह में पहले नंबर पर हाइड्रोजन परिवार है, यानी हाइड्रोजन तत्व है, तो ये पूरा क्या हो गया, हाइड्रोजन परिवार हो गया, ठीक है। और इस वाले में देखो ये बेरिलियम है, पहला तत्व कौन सा है इस वर्ग में, बेरिलियम है, तो ये पूरा क्या हो गया, बेरिलियम परिवार हो गया। इसी प्रकार ये डी ब्लॉक के नहीं है, इसमें अलग अलग हैं, डी ब्लॉक का मैं बाद में कराऊंगा। और ये पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में देखो पहला तत्व क्या है, बोरोन है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, बोरोन परिवार हो गया, यानी बोरोन परिवार के तत्व। कोई पूछो बोरोन परिवार के तत्व किसे कहते हैं, यानी बोरोन थर्ड उपवर्ग वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, बोरोन परिवार के तत्व कहते हैं। और ये क्या है, कार्बन है इसमें पहला तत्व, तो इसे हम बोलेंगे कार्बन परिवार। इसमें नाइट्रोजन है तो इसे क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजन परिवार। इसे ये क्या है हमारा ऑक्सीजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन परिवार। इसमें जो है पहला तत्व फ्लोरीन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन परिवार या हैलोजन परिवार कहेंगे, क्योंकि FCl-Bri ये 4 तत्व होते हैं जो हमारे हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन का मतलब होता है समुद्रों से प्राप्त होने वाले, तो इस वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार के तत्व या हैलोजन कहते हैं, ठीक है। और He और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो तत्व हैं ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये शून्य है, तो इनकी क्रियाशीलता क्या होगी, शून्य होगी, इनकी संयुक्तता शून्य होगी। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, हमारे अक्रिय गैस तत्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके संयुक्तता के बारे में। अब पहले बात कर लेते हैं संयुक्तता होता क्या है, ठीक है। संयुक्तता क्या होती है, संयोजकता, तो अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठो और वीडियो देखो, ठीक है, और जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट करके भेजो, तो मैं दोबारा डिफाइन कर दूंगा। और अपने नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ ऐसे ही, ठीक है। संयुक्तता क्या होती है, संयुक्तता कहते हैं जैसे किसी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब मान लो हमारा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। अब लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक हमारा 3 होता है। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा 11 होता है। इसी प्रकार इसका 19 होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसका 37 होता है। इसी प्रकार हमारा कितना होता है, इसका हमारा 37, 55 होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद इसका होता है हमारा 87, ठीक है, तो इसका हमारा 87 होता है। अब इनके हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो अगर अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसी को हम क्या कहेंगे, संयुक्तता कहेंगे। जैसे हमने मान लो लिथियम का किया, लिथियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। इसका हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो क्या हुआ, पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2, फिर कॉमा कितना रह गया, 1। इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी मैं समझाऊंगा, इसके बाद क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है, समझाने के लिए, संयुक्तता को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो 3 का क्या हो गया, 2,1 हो गया। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयुक्तता लिथियम की कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जैसे ही अगर हमने सोडियम का किया, सोडियम इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब इसका हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो क्या हो गया, 2,8 A। तो क्या हो गया, अंतिम कक्षा कौन सी, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन परिवार में हमने हाइड्रोजन का किया, हाइड्रोजन का तो करेंगे 1 है तो इसका 1 ही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन परिवार में देखा, हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की अंतिम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की भी 1 है। अब इसका करेंगे तो इसके में भी 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो जो परिवार का मुखिया होता है तो उसमें देखा होगा 1 से गुण होते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन परिवार है उसमें सभी तत्वों की संयुक्तता कितनी होगी, 1 होगी। तो ये लिथियम की संयुक्तता भी 1 होगी, सोडियम की भी 1 होगी, पोटेशियम की भी 1 होगी, ठीक है। तो इसकी संयुक्तता कितनी होती है, 1 होती है। अब बात करते हैं इसकी बेरिलियम परिवार की। अब बेरिलियम परिवार को देख लेते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 4 और इसका होता है 12, ठीक है, इसका 20। मैं बता दूंगा ये परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम बेरिलियम की देखते हैं।
तो संयुक्ता समझ में आई। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बेरिलियम का देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है बेरिलियम का। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। पहली कक्षा में कितने लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में अब हमारे पास कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब होता है परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बांटना। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन होगा 2 कॉमा, अब ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए में बांटने के लिए, फिर 2 ही रह गए। ठीक है, तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन में 2,2। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो मैंने संयुक्ता बताया, संयुक्ता क्या होती है, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने मैग्नीशियम का किया परमाणु क्रमांक। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। अब इसका हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया 2,8,2। अंतिम कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो अंतिम कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी संयुक्ता 2। अब मान लो हमने कैल्शियम की किया, कैल्शियम का 20 होता है, इसका किया तो इसका 2,8, कितना हो गया, 2,8,8,2। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी क्या हो गया, संयुक्ता 2 होगी। अब सीधी बात है, तो दूसरे जो सेकंड उपवर्ग होगा एस ब्लॉक का, उसमें सभी तत्वों की संयुक्ता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 2 होगी। अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। ठीक है, पी ब्लॉक की बात करते हैं। अब देखो संयुक्ता का एक रूल है, अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक रहते हैं, अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक रहते हैं तो संयुक्ता वही रहती है। ठीक है, अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयुक्ता निकालते हैं 8 में से घटाकर। अगर मान लो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयुक्ता निकालनी है तो हम 8 में से घटा के निकालेंगे। 8 - 5 तो कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं अब किसका, बोरोन का देखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 5, इसका हमारा 13 होता है। ठीक है, अब हम 2 का करके देख ले रहे हैं। जो मैंने बता ही दिया है, जब एक तत्व का होगा, परिवार के मुखिया की जो संयुक्ता होगी वही सभी तत्वों की होगी। जैसे कार्बन की निकाल लेंगे तो कार्बन के अपेक्षा उसी की सबकी होगी। नाइट्रोजन की जो संयुक्ता होगी उसी वही फास्फोरस की होगी, आर्सेनियस की होगी, इसकी एंटमनी की होगी, यही बिस्मिथ की होगी। ठीक है, तो हम देखो बोरॉन का निकाल के देखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,3 आ गया, 2,3। ठीक है, 2,3 आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें अंतिम कक्षा में, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 3 हो गई। बोरॉन की संयुक्ता कितनी, 3। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,8,3। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 2,8,3। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी हमारी, 3 होगी। तो हमने देखा बोरोन परिवार के भी सभी तत्वों की संयुक्ता कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसकी 3 संयुक्ता कितनी होगी, 3। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन परिवार। अब कार्बन परिवार का इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, या परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 6 होता है, इसका होता है 6। अब 6 का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देख लेते हैं कितने परमाणु आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंतिम कक्षा में। ठीक है, हम तो 6 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो क्या हो गया, 2,4। 6 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 2,4। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 4 होगी। इसी प्रकार हम इसका सिलिकॉन का कितना होता है हमारा, 14 होता है। ठीक है, कितना होता है, 14। इसका करके देखो 2,8,4। अंतिम कक्षा में इतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि ये कार्बन परिवार है। कार्बन परिवार के सभी तत्वों के गुण एक जैसे ही होंगे, समझ रहे हो। जो परिवार में जो मेन मुखिया होता है उसी के सभी तत्वों के गुण एक जैसे होते हैं, तो इसके भी क्या होगी, इसकी संयुक्ता 3 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार की। नाइट्रोजन परिवार में इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। कितना होता है, 7। अब 7 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखो 7 का कितना हो जाएगा। पहली कक्षा में तो देखो 2 ही रहेंगे, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,5। देखा अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो मैंने बताया है जब अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयुक्ता वही रहती है।
अगर इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होते हैं तो संयुक्ता क्या कैसे निकालते हैं? 8 में से घटाकर निकालते हैं। अब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसमें जब संयुक्ता निकालेंगे तो 8 माइनस 5 कितनी हो जाएगी? 3। तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 3। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 8। तो इसी प्रकार नाइट्रोजन प्रकार के सभी तत्वों की क्या होगी? जो हमारी संयुक्ता होगी वो समान होगी। कितनी होगी? 3। अब ऑक्सीजन प्रभार की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन प्रभार में कितनी संयुक्ता क्या होती है? तो ऑक्सीजन प्रभार का इसका होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका कर लो 2,6। तो अंतिम कक्षा में देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? तो हम 8 में से घटा के निकालेंगे क्योंकि 4 से अधिक है इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी संयुक्ता 8 ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 2। तो सबकी ही होगी 2। ऑक्सीजन की भी 2 होगी, सल्फर की भी 2 होगी, सेलेनियम की भी 2 होगी, टेलेनियम की भी 2 होगी, पोलोनियम की भी 2 होगी। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। इसका देख लो, फ्लोरीन का देखो 9 होता है। फ्लोरीन नोट करते जाना साथ साथ। ठीक है, अब फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अब 9 इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो कितना हो गया? 2,7। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया? 2,7। अब इसमें देखो इसकी जब हम संयुक्ता निकालेंगे, अब इसमें 7 हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जब हम संयुक्ता निकालेंगे तो 8 में से घटा के निकालेंगे तो क्या हो गया? 8 माइनस 7। तो इसकी संयुक्ता कितनी आ गई? 1। तो इसकी संयुक्ता कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम में क्या है? हीलियम का परमाणु क्रमांक देख लो 2 होता है, या नियॉन का देख लो 2,8। जैसे 2 होता है हीलियम का परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। नियॉन का कर लो, नियॉन का 10 होता है, इस वाली नियॉन का इसका कितना होता है? 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लो 2,8, कितना आ जाएगा? 2,8। ठीक है, 2,8। तो आप क्या करोगे? इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके नोट करो। ठीक है, मैं अभी 60 में हो जा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं हम इनके बारे में, हमने देख लिया कि संयुक्ता कितनी होती है। अब इसमें जैसे हीलियम का देखा, हीलियम का तो इसमें 2 था, तो इसमें संयुक्ता इसमें 2 तो लगाएंगे नहीं क्योंकि अंतिम कक्षा ये पूरी है। क्योंकि इसमें जब का अंतिम कक्षा में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कक्षा पूर्ण मानी जाती है। पूर्ण मानी जाती है तो उसकी संयुक्ता ये थोड़ी नहीं, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता 8 हो जाएगी। ऐसे देख लो कि 2,8 हीलियम का किया, इसका नियॉन का, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। अब इसका हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो कितना आया? 2,8 आया। कितना आया? 2,8 आया। ठीक है, जब 2,8 आया तो अब ये थोड़ी नहीं अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयुक्ता 8 हो गई। चलो मान लो रूल के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो हम 4 से अधिक होती है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो उसे 8 में से घटा के निकालते हैं संयुक्ता। तो 8 में से 8 घटा लो, कितना आ जाएगा? 0 आएगा। इसी प्रकार हम अगर आर्गन का करते हैं, इसी प्रकार हम अगर आर्गन का करते हैं, मान लो जैसे आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। लो 2,8, 8 10 हो गए और ये 18 हो गए। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, फिर भी देख लो 8 आया अंतिम कक्षा में। अब इसकी निकालेंगे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 में से 8 घटाएंगे, 8 माइनस 8 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाले जो तत्व हैं हीलियम परिवार के, ये अक्रिय गैस तत्व हैं, इनकी संयुक्ता क्या होगी? 0 होगी। इसी वजह से इसको हम शून्य वर्ग कहते हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं शून्य वर्ग, क्योंकि इसकी संयुक्ता 0 होती है। ठीक है, अब संयुक्ता के बारे में समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करते हैं। देखो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? किसी तत्व पर जो जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब वैसे याद करने के लिए अब आवर्त सारणी तुम जानते ही हो,
तो ट्रिक के अनुसार देखो ऑक्सीकरण अवस्था वैसे तुरंत याद हो जाएगी। जैसे जिस प्रकार इसकी जो है संयुक्ता 1 है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी +1, ठीक है, +1। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, दूसरा वर्ग है तो +2। तो सबकी होगी, हाइड्रोजन की भी +1 होगी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी हाइड्रोजन पर कितना हो गया प्लस का 1 ही चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या है +1 है। लिथियम का देखेंगे, लिथियम पर भी क्या होगा +1 ही आएगा। 1 को हम लिखते नहीं है, +1 ही रहने देते हैं। इसी प्रकार हमारा सोडियम पर क्या आएगा Na+, 1 चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब जो S ब्लॉक में जो पहला उपवर्ग है उन सभी तत्वों पर क्या आएगा +1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, अभी कोई पूछे S ब्लॉक के फर्स्ट उपवर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है तो +1 होती है। अभी पोटेशियम की देख लो, पोटेशियम की क्या होगी +1। रूबिडियम की देख लो कितनी होगी +1। फ्रांसियम की देख लो कितनी होगी +1 का मतलब इनके ऊपर, इन तत्वों के ऊपर चार्ज लिखा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ लिखी जाती है, तत्व के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। तो S ब्लॉक के पहले उपवर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है +1 होती है। ये इसका बहुत महत्व है। और यौगिकों का जब निर्माण करवाएंगे, हम फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, तब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। इन आयनों की, इन्हें यही आयन बन जाते हैं जब कोई तत्व, ये धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो वो धनायन बना लेती हैं, ठीक है। तो वही हमारा ऑक्सीकरण अवस्था में क्या रहती है, इनमें वृद्धि रहती है। तो उन्हीं से हम क्या कहते हैं आयन कहते हैं, ठीक है। तो S ब्लॉक में जो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था है सभी तत्वों की क्या होगी +1 रहेगी। ये देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो इसे। अब बात करते हैं हम सेकंड उपवर्ग की। जो S ब्लॉक में हमारा, S ब्लॉक में जो सेकंड उपवर्ग है, ये सेकंड उपवर्ग, इसकी बात करते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, ठीक है। कितनी होती है +2। देखो जैसे बेरिलियम है, अब बेरिलियम पर कितना चार्ज आएगा B+2 आएगा। मैग्नीशियम पर कितना आएगा Mg+2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +2 होती है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा +2 आएगा। अब ये कैल्शियम देख लो, कैल्शियम पर कितना आएगा +2 आएगा, ठीक है। तो इनकी क्या आएगा +2 आएगा। स्ट्रोंशियम पर देख लो SR है, इस पर भी क्या आएगा +2 आएगा, ठीक है। रेडियम पर देख लो, इस पर क्या आएगा +2 आएगा। तो इतना समझ में आया कि जो S ब्लॉक को जो फर्स्ट उपवर्ग है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है, और सेकंड उपवर्ग की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +2 होती है। अब बात करते हैं कि जो S ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें कहते क्या हैं। तो S ब्लॉक के तत्वों को सब तत्वों को क्या कहते हैं, हम धातुएं कहते हैं, क्योंकि ये सब धातुएं हैं। मैंने धातुओं की परिभाषा देखी होगी आपने, क्या होती है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब ये धनायन ही तो बना रहे हैं, सब धनायन बना रहे हैं। हाइड्रोजन भी धनायन बना रहा है, लिथियम भी धनायन बना रहा है, सब तत्व धनायन बना रहे हैं, धनायन बना रहे हैं। तो ये S ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं, धातुएं हैं। ये दोनों, ये वाले भी और ये पूरे क्या हैं, हमारे धातुएं हैं, मेटल हैं, ठीक है। S ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं, धातुएं हैं, ठीक है। और S ब्लॉक का जो पहला उपवर्ग होता है, क्या होता है, पहला उपवर्ग S ब्लॉक का, ये सब तत्व धातु हैं। अब जो S ब्लॉक का जो फर्स्ट उपवर्ग है, फर्स्ट A उपवर्ग, इन धातुओं को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं, ठीक है। जो फर्स्ट उपवर्ग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातुएं। और जो सेकंड उपवर्ग होता है S ब्लॉक में, जो सेकंड उपवर्ग होता है उन्हें हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। ये नोट करते जाना साथ साथ, बहुत काम की चीजें। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अभी मान लो विकल्प में दे दिया निम्नलिखित में से क्षारीय मृदा धातु है, तो मान लो कैल्शियम दे दिया, वेनेडियम दे दिया, बोरॉन दे दिया, सल्फर दे दिया, तो कैसे पता करेंगे कौन सा है। तो ठीक है, तो इसमें कौन से पे लगा देंगे हम, कैल्शियम पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात करते हैं हम, S ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। S ब्लॉक किसे कहते हैं हम, S ब्लॉक जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा S ब्लॉक में जाता है,
उन्हें हम एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के फर्स्ट उपवर्ग की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। सेकंड उपवर्ग की कितनी होती है? +2 होती है। अब बात करते हैं इनकी पी ब्लॉक की, ठीक है। अब जिस प्रकार जो हमने ये लिखी है संयुक्ता, उसी प्रकार देख लो। इधर देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैल्वेनियम और इंडियम और टेलेनियम, ठीक है। तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, अब ये मान लो बोरॉन है, बोरॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इनमें बोरॉन का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देख लेंगे कितना आता है, 5 इलेक्ट्रॉन विन्यास परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, ये अंतिम ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे हैं? अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है कोई तत्व, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतनी ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस की ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस वक्त प्लस की आ जाती है। जैसे मान लो ये अब इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक तत्व क्या चाहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो या अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक तत्व आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं, वो क्या चाहते हैं कि मेरी कक्षा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये मान लो हमारा जैसे 5 है इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,3 हो जाएगा। तो इसमें अंतिम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, पर ये तो चाहेगा मेरी कक्षा में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो। तो या तो ये चाहे किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसे बहुत कठिनाई होगी लेने में। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये सोचेगा मान लो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे ही दे रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा, कौन? बोरॉन। जब ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +3। क्योंकि जो देने वाला होता है, जो कोई देता है उस पर प्लस का चार्ज लगाते हैं, और जो क्योंकि वो धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसने दे दी तो इसकी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो उसने पूर्ण कर ली, स्थायी हो गई कक्षा। कक्षा को हर एक तत्व क्या चाहता है? हम स्थायी हो, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने मान लो एल्यूमिनियम को देखा, इसको नोट कर लो। अब एल्यूमिनियम का देखो, अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 2,8,3। अब इसकी भी अंतिम कक्षा में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये भी चाहेगा, हर एक तत्व मैंने बताया आवर्त सारणी में ये चाहता मेरी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि मान लो मैं किसी से आप 5 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, लेने में तो मैंने बताया कि ज़्यादा कठिनाई होगी, इस वजह से ये क्या करेगा? त्याग ही देगा। तो ये किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एल्यूमिनियम पर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। +3 आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना रह जाएगा? 2,8, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, वो यहाँ आ गए। यानी इसकी क्षमता होती है +3 किसी को देने की, ठीक है। तो इसकी जो बोरॉन परमाणु है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी सबकी कितनी होगी? +3। बोरॉन परमाणु के प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +3। इसी प्रकार कार्बन परमाणु की हो जाएगी +4, ठीक है। अब इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास अभी करके बता रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का करो तो इसका कितना हो जाएगा? हमारा 7 होता है इसका, तो कितना हो जाएगा? 2,5। अब देखो, या फिर ये किसी को 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नाइट्रोजन पर -3 हो जाएंगे, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 2,8 हो जाएगा। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 तो त्यागने में से कठिनाई होगी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी से ले ले आराम से तो संतुष्टि में आ जाएगा ये। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम ये कौन सा है? फास्फोरस है, ये भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, क्योंकि इसकी भी अंतिम कक्षा देखेंगे हम। मान लो फास्फोरस का कितना होता है हमारा? 15 होता है, तो क्या हो गया? 2,8,5। इसकी भी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये भी किसी से क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? जब किसी से हमारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो माइनस में जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3। इसी प्रकार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तो -2। ये वाले 1 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इन्हें क्या? -1। और ये तो किसी से लेन देन करेंगे नहीं, क्योंकि इनमें तो पहले से ही अष्टक पूर्ण है। जैसे मान लो नियॉन ले लो, नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नियॉन का कितना होता है?
नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो 2,8, पहले से ही पूरी है, तो ये किसी से लेंगे देंगे नहीं। देखो आर्गन का कर लो 18, 2,8,8 पहले से ही पूर्ण है इसका, समझ रहे बात को। जब अंतिम कक्षा इनकी पहले से ही पूर्ण है, ये तो पहले से ही स्थायी है, तो केवल आवर्त सारणी में यह अक्रिय गैस तत्व जो हैं केवल इन्हीं की अंतिम कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन है, अष्टक इन्हीं का पूर्ण है। आवर्त सारणी में जो ये से अक्रिय गैस तत्व भी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन तत्वों को बोलते हैं हम अक्रिय गैस तत्व। आवर्त सारणी में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन को हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं हम, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी अक्रिय गैस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये किसी से क्रिया ही नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करेंगे, इस वजह से इन्हें क्या बोलेंगे, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। इन्हीं की अंतिम कक्षा पूर्ण होती है। ये मान लो ये पूरे स्थायी हैं और ये सब तत्व क्या चाहते हैं कि हम भी स्थायी बने इन्हीं की तरह। कहने का मतलब ये समझ लो कि ये पूरे एसी में बैठे हुए हैं, ये तत्व क्या है, एसी में बैठे हुए हैं। अब ये तत्व भी चाहेंगे भाई हम भी एसी में बैठें, ये भी चाहेगा हम भी बैठें, ये भी चाहेगा। अब एसी तो ऐसे ही तो आ जाती नहीं, ये तो पहले से ये मान लो पूर्ण है। अब एसी लाने के लिए या रुपया देना पड़ता है या ले तभी तो आएगी एसी, किसी को देंगे खरीद के लाएंगे तभी तो आएगी, किसी से कर्ज लेंगे या फिर किसी को दान देंगे। तो कर्ज लेने वाले क्या कहलाएंगे, माइनस वाले हैं ये भाई कर्ज लेते हैं। और नाइट्रोजन क्या लेता है, -3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ऑक्सीजन क्या लेगा, -2 लेगा किसी से, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तब एसी में बैठ पाएगा, तब इनके बराबर इलेक्ट्रॉन विन्यास कर पाएगा। जैसे मैं अभी उदाहरण के लिए समझाता हूं, देखो तो अब देखते हैं उदाहरण के लिए, अब ये देखते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक। अब ये मान लो हमारा क्लोरीन ले लिया हमने, क्लोरीन इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है। अब इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब हम इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, क्या हो गया 2,8,7, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। पहली कक्षा हम 2 ले सकते हैं, दूसरे में 8, उसके बाद ये बचे 10, यहाँ 10 हो गए, 2 और 8 10, 7 बचे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, या फिर अष्टक पूरा करेगा। यहाँ तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा कौन सी है, ये अंतिम कक्षा, तीसरी कक्षा। अब ये तत्व क्या चाहेगा, मेरी अंतिम कक्षा पूरी हो। यहाँ पूरी का मतलब ये है कि मेरी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन कर्ज लेगा। अब कर्ज देने वाले ये तो है नहीं कोई इंसान होगा, यही तत्व होंगे, या हाइड्रोजन होगा या लिथियम होगा या सोडियम होगा। इनसे कर्ज लेगा क्योंकि यही देने वाले हैं, यही एक दे सकते हैं, या इनसे लेगा, प्लस वालों से लेगा, इन पर देखें इनसे कर्ज लेगा। अब मान लो यहाँ से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया, तो इसका मतलब 1 जुड़ जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2,8,8। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2,8,8। पहले इसका परमाणु जो क्लोरीन था उसका परमाणु क्रमांक कितना था, 17। अब इसने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, Cl पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का आ जाएगा, -1। तो Cl माइनस का कितना हो जाएगा, 2,8,8, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, ये 10 और 8 18 हो गया। अब मैंने बताया 18 किसका होता है, आर्गन का। तो इसने किसकी बहस कर ली, किसकी शरीकत कर ली इस तत्व ने, क्लोरीन ने शरीकत कर ली इसकी आर्गन की। देखो क्लोरीन ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी एसी में आ गया। अब 18 देखो आर्गन का करके देख लो, आर्गन का कितना होता है, 18। क्या होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2,8,8 होता है। देखो इसकी भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी धनायन से, उसकी भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो अक्रिय गैस तत्व हैं उनकी सभी कक्षाओं में, सभी तत्वों की अंतिम कक्षा क्या होती है, पूर्ण होती हैं पहले से। ये किसी से लेन देन नहीं करते हैं, समझ रहे हो, ये क्या करते हैं, ये लेन देन किसी से नहीं करते हैं, सिंपल रहते हैं। और ये जो तत्व हैं सब कितने तत्व हैं, ये 1 2 3 4 5 6,
इन 6 तत्वों को छोड़ के टोटल तत्व कितने हैं आवर्त सारणी में? 118 तत्व। कितने हैं टोटल? 118। अब 118 में से कितने घटा दो? ये घटा दो 6 तत्व माइनस 6, कितने रह गए? 112। तो ये 112 तत्व क्या कहते हैं? हम तो इन 6 तत्वों के बराबर आएंगे, वो मैंने बता दिया इस रूल के हिसाब से आएंगे, क्योंकि उन्हें अपना अष्टक पूरा करना होता है, या वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे या किसी को देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट करो। ठीक है, तो ये हमने देखा एस ब्लॉक की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात की, पी ब्लॉक की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात की। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि डी ब्लॉक के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। अब मैं सीधी बात है, इसमें देखो हम निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या इसी टाइप से निकालेंगे। अभी तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास करके मैंने थोड़ा मोटा मोटा बताया है, अगली वीडियो में जब मैं अभी सिखाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना पूरा डिटेल में बताऊंगा, कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। किसी परमाणु क्रमांक का किसी का भी दे दो, 100 का करना है, 80 का करना है, 75 का करना है, 60 का करना है, किसी भी परमाणु क्रमांक का करना है, कैसे चुटकियों में करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, अभी तो मैं मोटा मोटा ये सिखाया है थोड़ा। ठीक है, अभी बेसिक है, उससे आगे हम परमाणु क्रमांक ज्ञात करना सीखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि इधर एस ब्लॉक की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर ली, पी ब्लॉक की ज्ञात कर ली। अब डी ब्लॉक का क्या है? अब डी ब्लॉक की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, डी ब्लॉक की ऑक्सीकरण संख्या कोई निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। ये सब धातु हैं, धातु में तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? परवर्ती। किसी की +1 होता है, दो तत्व मान लो हमने एपी ले लिया, एपी क्या करेगा, ये +2 भी दिखा देगा, +3 भी दिखा देगा। तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सब परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। परवर्ती का मतलब होता है अलग अलग, यानी बदलने वाली ऑक्सीकरण संख्या, और इनकी संयोगता भी कैसी होती है? बदलने वाली होती है। ठीक है, तो इनकी इसी कारण जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, हमारी परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। ठीक है, जो हमारे डी ब्लॉक है, ये क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व को हम फर्स्ट बी से 7th बी तथा 8वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो ये तत्व क्या करते हैं, हमारी परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। जैसे मान लो स्कैंडियम है, स्कैंडियम हमारा मान लो +Sc+1 भी दिखाएगा और Sc+2 भी दिखाएगा। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कैसे दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना नहीं आता है, तो अभी बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तो नॉर्मल सा ही है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के तत्वों में कैसा रहता है? इसमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं, और क्या रहता है इसमें? वो भी रहता है, उपधातु भी रहते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन, ये जो लाइन खींच दी इधर से इधर को, जो तत्व हैं, जैसे इधर की ओर कौन से तत्व हैं? ये धातुएं में, पी ब्लॉक में धातु भी हैं हमारे। जो +3, जो प्लस का चार्ज दिखा रहे हैं, वो सब क्या है, हमारे धातु हैं। जैसे ये भी है +3, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी। अब इस वाली लाइन पर आ जाओ, इस वाली लाइन पर। इस वाली लाइन में देखो, ये पूरा पोलोनियम है, एंटिमनी है, आर्सेनिक है, जर्मनी है, सिलिकॉन है। ये लाइन मैंने खींची है, ये वाली। तो ये देखो लाइन के नीचे आ रहा है ये पोलोनियम, ये अधातु में भी आ रहा है, धातु में भी आ रहा है। तो जो तत्व धातु और अधातु के गुण रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपधातु। उपधातु। ठीक है, धातुएं कौन सी होती हैं? जो तत्व धनायन बनाते हैं, तो ये सब धनायन बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। और उपधातु क्या करेंगे? धनायन भी बनाएंगे, ऋणायन भी बनाएंगे। उन्हें क्या बोलेंगे हम? उपधातु। तो कुल उपधातु कितनी है? उपधातु देख लो, इसमें पी ब्लॉक की है केवल उपधातु, केवल पी ब्लॉक में ही उपधातु है हमारी। पहला पोलोनियम PO, ये वाला एंटिमनी Sb, और कौन सा है ये? आर्सेनिक As, और कौन सा है? जर्मेनियम Ge,
और ये सिलिकॉन, ये हमारी क्या है, उपधातु हैं। ठीक है, उपधातु कितनी है, ये इधर वाली धातु हो गई, और इधर वाली जो धातु है नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्व हैं, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या है, हमारे सब अधातु हैं। क्या है हमारी, अधातु। तो ये टॉपिक अलग से कराया जाएगा, धातु क्या होती है, लेकिन इसमें पी ब्लॉक में क्या रहता है, पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें धातु भी हैं, उपधातु भी हैं, अधातु भी। ठीक है, और डी ब्लॉक के तो सब तत्व कैसे हैं, धातु हैं। डी ब्लॉक के तत्व कैसे हैं, धातु हैं। और ये तत्व क्या है, परवर्ती संयुक्ता दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, परवर्ती संयुक्ता। इसी वजह से इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। ठीक है, अब बात आती है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वे तत्व जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, या फिर सीधी सीधी बात, डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व करते हैं। अब बात आती है इन तत्वों के बारे में। ठीक है, इन तत्वों के बारे में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। जो ये तत्व हैं एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज खानों में रखा गया है। तो इन तत्वों को देख लेते हैं, ये क्या है। तो इन तत्वों में भी क्या है, डी ब्लॉक की तरह इनका सेम है, क्योंकि ये यहाँ से ये लिखा हुआ है लेंथेनम और ये लिखा हुआ है एक्टिनियम, जो मैंने यहाँ लिख दिया है स्टार बना के, लेंथेनम और एक्टिनियम। इन तत्वों से, क्योंकि ये लेंथेनम है और ये एक्टिनियम है, इन तत्वों से आगे यहाँ हैफनियम तक ये तत्व रखे गए हैं, ये 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तत्व इनके बीच में ही रखे गए हैं, इसके और इसके बीच में। ठीक है, और इनका पहला श्रेणी, ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी बन गई, ये दोनों, इसे बोलते हैं हम 4F श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे, 4F श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं हम, 5F श्रेणी। तो जो हमारी 4F श्रेणी बनी है, इसका पहला तत्व कौन सा है, लेंथेनम है। इस वजह से हम 4F श्रेणी को हम लेंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी का दूसरा नाम क्या है, इस श्रेणी का क्या है दूसरा नाम, लेंथेनाइड श्रेणी। क्या हो गया, लेंथेनाइड श्रेणी। तो ये तत्व कौन से कहलाएंगे, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। एफ ब्लॉक में कितनी श्रेणी, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। तो पहली श्रेणी का पहला तत्व कौन सा है, लेंथेनम। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी। इन तत्वों को क्या कहेंगे, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। इसी प्रकार जो 4F श्रेणी है, 4F श्रेणी में पहला तत्व क्या है, एक्टिनियम है। इस वजह से 4F श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी। ठीक है, तो हमने देखा, हमने एस ब्लॉक के बारे में पता कर लिया। एस ब्लॉक की तो निश्चित है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, इसकी +2 होगी, इसी प्रकार इनकी भी निश्चित है। अब डी ब्लॉक की हमारी अनिश्चित होती है। ठीक है, एफ ब्लॉक भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब देखा होगा डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन, क्योंकि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है इसकी, और एफ ब्लॉक की भी होती है, लेकिन जो ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं हम, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें हम, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, अब हमने तत्वों के बारे में देख लिया, एस ब्लॉक के तत्व देख लिए, पी ब्लॉक के देख लिए, डी ब्लॉक के तत्व देख लिए, और ये एफ ब्लॉक के देख लिए। अब देखते हैं हम इनके परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करें। ठीक है ना, क्योंकि मेन पोर्शन रहता है परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का। बच्चे हाल भूल जाते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है, इसका कैसे है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो हम देखते हैं एस ब्लॉक के तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए। तब तक इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, अब देखते हैं हम एस ब्लॉक का परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो देखो एस ब्लॉक में देख लो,
तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनका परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करें, क्या है, तो ये देख लो। पहला जो हाइड्रोजन का ध्यान रखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद आगे परमाणु क्रमांक निकालने का एक नंबर होता है, मैजिक नंबर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं हम, मैजिक नंबर बोलते हैं। अब वो मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक निकालने का मैजिक नंबर क्या होता है, वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्या होता है मैजिक नंबर, 2, 8, 8, 18, 18, 32। कितने अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक का ये मैजिक नंबर होता है। वो जैसे हमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक याद है, अब ये मैजिक नंबर वर्गों में, आवृत में यूज नहीं होगा, वर्ग ऐसे ऊर्ध्वाधर खानों में यूज होगा ये वाला मैजिक नंबर, ठीक है। तो इसे यूज करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका 1 होता है, सबको पता रहता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 1। अब इसका मैजिक नंबर क्या होता है, दूसरा वाला जो आवृत है ये, इसका मैजिक नंबर 2, इसका कितना होता है 8, ठीक है। इसका कितना होता है 8, इसका 18, इसका 18, इसका 32, ठीक है। अब हम इसकी सहायता से पूरी आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांकों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। अब हमें लिथियम का निकालना है। लिथियम का मैजिक नंबर कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 1 में 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार हमने सोडियम का परमाणु क्रमांक निकालना है, तो 3। अब ये अगले में ऐड होता चला जाता है। इसका 3 है तो इसका मैजिक नंबर कितना है, 8 है। तो 3 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसी प्रकार 11 में 8 जोड़ दिया, क्योंकि इसका भी 8 है, 11 में 8 जोड़ दिया, इसका कितना हो गया परमाणु क्रमांक, 19 हो गया, ठीक है। अब 19 में अब अगले क्या निकालेंगे, रूबिडियम का निकालेंगे। तो रूबिडियम का जब परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो रूबिडियम का परमाणु क्रमांक निकालेंगे, इसका 19 है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे सीजियम का परमाणु क्रमांक। अब इसका भी देखो मैजिक नंबर कितना है, 18 है। तो इसका निकालेंगे, इसका देखो 37 में हम 18 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ओके। तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम इसका फ्रांसियम का निकालेंगे। फ्रांसियम, इसका देखो 55 है, इसका मैजिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। तो इसके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 में हम 55 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 87, ठीक है। तो हमने एस ब्लॉक के फर्स्ट उपवर्ग का परमाणु क्रमांक पता कर लिया कि कैसे पता करते हैं। तो हमें पहले हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, और मैजिक नंबर ध्यान रखो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये 6 वर्गों आवृतों के लिए लागू होता है। अब देखो, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम इस रूप में परमाणु क्रमांक ये संख्या जोड़ते चले जाते हैं। जैसे हम मान लो इसका, जैसे हाइड्रोजन का निकाला था, हाइड्रोजन को हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इस टाइप से हम नीचे की ओर आ रहे हैं। तो इसका 1 होता है, इसमें हमने 2 जोड़ दिया, 3 हो गया। इसमें हमने 8 जोड़ दिया, 11 हो गया। 11 में 8 जोड़ दिया, इसमें कितना हो गया, 19 हो गया। और 19 में हमने 18 जोड़ दिया, कितना हो गया, 37 हो गया। और 37 में हमने 18 जोड़ दिया, कितना हो गया, 55 हो गया। और 55 में हमने 32 जोड़ दिया, कितना हो गया, 87 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी, तुरंत कैसे निकालें इसका। अब इसका भी देख लो, इसी प्रकार हमने देखा इसका। अब जब हम इधर से इधर को जाएंगे, ध्यान रखना बात को, जब हम इधर से, जब ऊपर से नीचे को आते हैं तो इस रूप में जोड़ते हैं, और जब हम इधर से इधर को जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते चले जाते हैं। पीछे वाले परमाणु क्रमांक में केवल 1 जोड़ दो, आगे वाली संख्या का परमाणु, आगे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक निकल आएगा। जैसे 3 है इसका लिथियम का, इसमें 1 जोड़ दो, 3 में कितना हो गया, 4। इसी प्रकार इसका कितना है, 11 है। तो इसमें हमने 11 में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 12 हो गया। इसी प्रकार इसका 19 है, 19 में हमने 1 जोड़ दिया, इसका 20 हो गया। इसी प्रकार इसका 37 है, 37 में 1 जोड़ दिया, 38 हो गया। इसी प्रकार इसमें 55 है, 55 में 1 जोड़ दिया, इसका कितना हो गया, 56 हो गया। इसी प्रकार इसमें 87 है, इसमें 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 88 हो गया,
तो हमने देखो कितनी सिंपल तरीका से एस ब्लॉक के तत्वों के परमाणु क्रमांक सीख लिए। तो एस ब्लॉक के परमाणु क्रमांक याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले क्या करोगे, हाइड्रोजन का याद होना चाहिए 1, उसके बाद मैजिक नंबर पता होना चाहिए इसका, ये निकाल लो, फिर उसके बाद ये लगा लो। ठीक है, अब विज्ञात करते हैं हम। इसी प्रकार हम मान लो आगे को चले जाएं, फिर भी निकल आएंगे। मान लो जैसे मान लो ये पूरा वर्ग है 1 है, इसी की सीध में देखो ये हीलियम आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आगे वाले तत्व में हम क्या जोड़ देते हैं 1 जोड़ते हैं। उसी प्रकार देखो 3 है, इसका 4 हो गया, इधर देखो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये बात इसके बाद यही तो आया 1 जोड़ेंगे। इसका कितना होगा 6, इसका 7, और इसका कितना होगा 8, इसका 9, इसका देखो 10 है ये। इसी प्रकार अब देखो इसका 11 है, इसका 12, इसका कितना हो गया 13, इसका कितना हो गया 14, इसका कितना हो गया 15। ठीक है, इसका हो जाएगा 15, सल्फर का कितना हो जाएगा 16, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 16, और इसका 17। और देखो ये तो है ये 18, कितना है 18 है। अब देख लो और इसी से देख लो 20 है इसका। सीधे सीधे जाते हैं तो मैंने बताया अभी, ऊपर से नीचे कोई और आएंगे तो 2 8 18 18 32 के रूप में जोड़ेंगे। अब इधर से इधर जाएंगे तो 1 जोड़ते चले जाओ। इसका पता है देखो 19 है, इसके बाद इसका 20 आ गया, इसका कितना हो गया 21, इसका कितना हो गया 22, इसका कितना हो गया परमाणु क्रमांक 23, इसका 24, इसका 25, 26, 27, उसके बाद कितना हो गया 28, इसमें 1 जोड़ दिया, इसका कितना हो गया 29, इसका कितना हो गया 30, इसका कितना हो गया 31, इसका कितना हो गया 32, इसका कितना हो गया 33, इसका कितना हो गया 34, इसका कितना हो गया 35, इसका कितना हो गया 36, हो गया। ठीक है, और देखो अब देखते हैं इसके अगले वाले का, रूबिडियम वाले का। ये कौन सा, ये पहला आवृत है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। तो हमने देखो 5 और चौथे आवृत तक परमाणु क्रमांक याद कर लिए। अब अगला देखते हैं 5वें आवृत के लिए। इसका देखो 37 है, इसका 38 है, मैंने बताया आगे 1 जोड़ते चले जाते हैं। 39 हो गया इसका, इसका कितना हो गया 40 हो गया, इसका कितना हो गया 41 हो गया, इसका कितना हो गया 42, इसका कितना हो गया 43, इसका कितना हो गया 44, इसका कितना हो गया 45, इसका कितना हो गया 46, इसका कितना हो गया 47, इसका कितना हो गया 48, इसका कितना हो गया 49, इसका कितना हो गया 50, इसका कितना हो गया 51, इसका कितना हो गया 52, इसका कितना हो गया 53, और इसका कितना हो गया 54। तो है ना कितना आसान। पहले 1 का याद करो, पूरी आवृत सारणी का अपने आप भरो। ठीक है, इलेक्ट्रोविन्यास अपने आप याद ही हो जाएंगे। देखो अब इसका देखो 55 है, अब इसका 56 है, अब इसका तो 57 हो गया, क्योंकि इसके बाद ये तो डी ब्लॉक में ही आता है 57। अब ये नहीं कि इसका 58 कर देंगे, 58 नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में लैंथेनम के बाद ये 14 तत्व रखे हुए हैं, ये वाले सीजियम से लेके ल्यूटेशियम तक। समझे बात को, समझने योग्य बात है ये। इसे नोट भी कर लेना, क्योंकि लैंथेनम के बाद सीजियम से लेके, इसका नाम क्या है सीजियम है, मैं लिखा दूंगा ये बाद में, क्योंकि ये अभी तो तत्वों के नाम भी याद कराऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो इस वाले तत्व से लेके सीजियम से लेके ल्यूटेशियम तक ये तत्व 14 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये तत्व। अब लैंथेनम का कितना हो गया इधर 57, तो 57 के बाद अब ये वाला तत्व आएगा, लैंथेनम के बाद सीजियम आएगा, तो 58 ये हो गया, 59 ये हो गया, 60 ये हो गया, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और ये 70 और ये 71। ठीक है, तो अब क्योंकि लैंथेनम के बाद ये वाले तत्व रखे हुए हैं, अब 71 के बाद अब ये वाला यहाँ आएगा, समझ रहे हो। 71 के बाद, क्योंकि ये 14 तत्व 57 के बाद ये वाले रखे हुए हैं, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो क्या हो गया, यहाँ तक 71 हो गए, तो ये क्या हो गया 72 73 74 75
76, 77, 78, 79, 80 और ये 81 और ये कितना हो गया 82 और ये 83, ये 84, 85, 86। समझ में आया बात? इतना समझ में आया? क्योंकि ये जो तत्व हैं लेंथेनम, लेंथेनम के बाद ये 14 तत्व जो एफ ब्लॉक के हैं वो यहीं रखे गए इनके बीच, लेंथेनम और हैफनियम के बीच में। इसके बाद क्योंकि ये नंबर आएंगे तभी तो ये आएगा। अब बात करते हैं इस वाली श्रेणी के लास्ट 7वां आवृत है ये, इसका परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें? तो इसी प्रकार देखते हैं, इसका 87 हो गया, ये 88 होगा, ये कितना हो गया 89। अब 89 के बाद देखेंगे एक्टिनियम के बाद, क्योंकि इसका 89 है, 89 के बाद ये वाले तत्व रखे हुए हैं, तो ये हो गए 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है, 101, 102, 103, ठीक है। अब ये हमने एक्टिनियम तक ये रख दिया, तो अब इसका कितना हो गया 104। अब ये आगे भी तत्व हैं, इनका ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, तो हमें तो केवल ये तत्वों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आगे भी तत्व हैं क्योंकि 103 अब यहाँ तक हो गया, तो अब ये 104 रदरफोर्डियम, ये क्या है रदरफोर्डियम, फिर यहाँ 105, यहाँ 106, 107, 108, 109, 110 और ये 111, 112, 113, 114 और 115 और ये 116 और ये 117 और ये 118। तो हमने देखा एस जो हमारी पूरी आवृत साड़ी है उसमें कुल कितने तत्व हैं 118। इनमें से जो 105 से लेके 118 तक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो हमारे सब रेडियोधर्मी तत्व हैं, तो इन रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। उनके लिए क्या रहेगा कि उनके लिए ज़्यादा वो नहीं है और वो अभी कुछ खोज में भी हैं, ये यहाँ से लेके 100 से लेके यहाँ तक खोज में भी हैं यहाँ तक तत्व, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमने देख लिया एस ब्लॉक के परमाणु क्रमांक देख लिए कैसे याद करते हैं, केवल इसका याद कर लो एक का, उसके बाद अपने आप ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो हम आगे देखते हैं अगली वीडियो में हम परमाणु क्रमांक देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, डेली आप क्लास देखते रहिए, मज़ा आएगा और आप डेली क्लास लीजिए, ठीक है। और ये याद करते रहिए, अपनी नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। थैंक यू।